सोचिए कि हमारा जो पर्यावरण है वो एक खेल की तरह है, जिसके कुछ छिपे हुए नियम हैं। और अगर इस खेल को सही से खेलना है तो भाई उन नियमों को तो समझना ही पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये छिपे हुए नियम है क्या? वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी इस दुनिया को, हमारे ग्रह पर जीवन को चलाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके पर्यावरण के इन जरूरी नियमों की परतें खोलेंगे। अब किसी भी खेल को खेलने से पहले मैदान को समझना तो जरूरी है ना? तो सबसे पहले हम यही करेंगे। और इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या फर्क है। देखिए, अक्सर ना हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। एनवायरनमेंट तो बस वो जगह है जहाँ कोई जीव रहता है। मतलब अगर हम दिल्ली से मुंबई चले जाएं तो हमारा एनवायरनमेंट बदल गया। लेकिन इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक पूरा कम्युनिटी है। एक ऐसा समुदाय जहां जिंदा चीजें जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर और बेजान चीजें जैसी हवा पानी, ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और ये सिस्टम जगह बदलने से नहीं बदलता। ठीक है, तो अब जब मैदान समझ आ गया है तो खेल के पहले नियम की बात करते हैं। और ये नियम है ऊर्जा के प्रवाह का। आप समझ लीजिए कि एनर्जी इकोसिस्टम की करेंसी है। और ये एक खिलाड़ी से दूसरे तक कैसे पहुंचती है? एक सिस्टम के जरिए, जिसे हम कहते हैं फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। ये बस फूड एनर्जी के फ्लो को दिखाता है, मतलब कौन किसको खाता है। और ये रास्ता हमेशा एक ही जगह से शुरू होता है, उत्पादकों से यानी प्रोड्यूसर से, जैसे कि घास या दूसरे पेड़ पौधे। अब इस चेन में हर एक लेवल, हर एक स्टेप कहलाता है ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर। इसे आप एक रैंक या पोजीशन की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि एनर्जी के इस गेम में किसी जीव की हैसियत क्या है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये हमेशा वन वे होता है। मतलब ये एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रीट है। ऊर्जा घास से चूहे में तो जा सकती है, लेकिन चूहा अपनी एनर्जी वापस घास को नहीं दे सकता। ये हमेशा आगे और सिर्फ आगे ही बढ़ती है। तो चलिए अब खेल के अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये नियम पिछले नियम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। सारी की सारी एनर्जी अगले लेवल तक पहुंचती ही नहीं है। और यहीं पर आता है मशहूर 10% रूल। ये नियम कहता है कि जब कोई जीव किसी दूसरे को खाता है तो उसकी एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही उसके शरीर का हिस्सा बनता है। बाकी 90% कहाँ गया? वो तो उसकी अपनी लाइफ प्रोसेसेस में खर्च हो गया, जैसे पाचन में, चलने फिरने में, शरीर को गर्म रखने में। इसे हम एनर्जी टैक्स भी कह सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घास के पास 1000 जूल एनर्जी है। अब जब चूहा इस घास को खाएगा तो उसे 10% यानी सिर्फ 100 जूल मिलेंगे। फिर जब सांप उस चूहे को खाएगा तो उसे मिलेंगे सिर्फ 10 जूल। और सबसे आखिर में जब बाज उस सांप को खाएगा तो उसके हिस्से में आएगी सिर्फ 1 जूल एनर्जी। 1000 से शुरू होकर सिर्फ 1 पर खत्म। देखा आपने? अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि एनर्जी हर लेवल पर घटती जाती है। पर अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ कुछ खतरनाक चीजें घटने के बजाय बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। होता क्या है कि कुछ जहरीले पदार्थ जैसे कि पेस्टिसाइड्स या हेवी मेटल्स जब फूड चेन में घुस जाते हैं तो वो हर अगले लेवल पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। तो सोचिए, पानी में किसी जहरीले केमिकल जैसे मर्क्यूरी की मात्रा भले ही बहुत कम हो, लेकिन जब छोटी मछली उसे पीती है तो उसके शरीर में वो जमा हो जाता है। फिर जब बड़ी मछली उसे खाती है तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और फूड चेन में जो सबसे ऊपर है, जैसे कि हम इंसान, उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और पता है, यही बायोमैग्निफिकेशन एक बड़ी वजह है कि ज्यादातर फूड चेन्स बहुत लंबी नहीं होती, आमतौर पर बस 4 या 5 लेवल की। क्योंकि अगर चेन ज्यादा लंबी होगी तो टॉप पर बैठे जानवर के शरीर में इतना जहर इकट्ठा हो जाएगा कि उसका जिंदा रहना ही नामुमकिन हो जाएगा। अब हर अच्छे गेम में कुछ सपोर्ट कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो सिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं। हमारे इकोसिस्टम में भी ऐसे ही कुछ हीरोज हैं, प्रोटेक्टर्स और रिसाइक्लर्स। पहले बात करते हैं रिसाइक्लर्स की।
ये हैं डीकंपोजर्स, यानी अपघटक। इन्हें हम इकोसिस्टम का क्लीनअप क्रू भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया और फंगी जैसे जीव मरे हुए जानवरों और पौधों को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे इकोसिस्टम का सर्कल पूरा होता है। और फिर आते हैं हमारे प्रोटेक्टर। धरती के वायुमंडल में बहुत ऊपर एक अदृश्य ढाल है, ओजोन लेयर। ये परत एक तरह से धरती का सनस्क्रीन है, जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन से बचाती है। और मजे की बात देखिए, ओजोन बनती कैसे है? ये उन्हीं खतरनाक यूवी किरणों की मदद से बनती है जिनसे ये हमें बचाती है। यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन यानी O2 को तोड़कर अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स O में बदल देती है। फिर ये अकेला एटम O एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से जुड़कर ओजोन O3 बना लेता है। कमाल है ना? तो इतने सारे नियमों और खिलाड़ियों के बीच हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? इस खेल में हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कचरा पैदा करते हैं उसे मैनेज कैसे करते हैं। मोटे तौर पर हमारा कचरा दो तरह का होता है। एक है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसा कचरा जिसे इकोसिस्टम के डीकंपोजर्स आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके या कागज। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक और कांच, जिसे प्रकृति हजारों साल तक भी नहीं तोड़ पाती, और यही पोल्यूशन की जड़ है। अब इस नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से निपटने के लिए हमने कुछ तरीके भी बनाए हैं, जैसे प्लास्टिक और कांच जैसी चीजों को रिसाइकिल करना, खाने पीने के कचरे से खाद यानी कॉम्पोस्टिंग बनाना, या फिर कचरे को लैंडफिल में डालना। हर तरह के कचरे के लिए एक अलग तरीका है। लेकिन अगर हम इस कचरे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इससे न सिर्फ पोल्यूशन फैलता है, बल्कि ये उन इकोसिस्टम्स का नाजुक बैलेंस भी बिगाड़ देता है जिन पर हमारा अपना अस्तित्व टिका हुआ है। तो इकोसिस्टम के ये नियम, ऊर्जा के प्रवाह से लेकर कचरे के साइकिल तक, ये सब बहुत साफ है। इन्हें समझना सिर्फ साइंस की किताब पढ़ना नहीं है। ये इस बारे में है कि हम इस दुनिया में अपनी जगह को समझें और ये भी समझें कि हमारे हर छोटे बड़े फैसले का असर इस पूरे खेल पर क्या पड़ता है। सवाल ये है कि क्या हम इन नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं?